IVM। नमस्कार, सलाम। खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल में क्या कुछ हुआ है 29 मैचों में, और इन 29 मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने कैसे अपना परचम लहराया। और पहली बार आईपीएल इतिहास में ऐसा हुआ है कि चाहे वो गेंदबाजी की हम बात करें या बल्लेबाजी की बात करें या कप्तानों की बात करें, हर जगह गेंदबाज छाए रहे। हालांकि अब आईपीएल स्थगित कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है, और अगला चरण आईपीएल का कब होगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि खिलाड़ी अब अपने घर जा रहे हैं। खासतौर से हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो फॉरेन प्लेयर्स में से कुछ अपने देश पहुंच चुके हैं और कुछ के लिए रास्ता बना दिया है बीसीसीआई ने। उस रास्ते से होकर वो खिलाड़ी अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे। और जहां तक भारतीय खिलाड़ियों की बात है तो भारतीय खिलाड़ी आज शाम तक सारे के सारे अपने अपने घरों पे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, और इस बात के संकेत वो दे रहे होंगे कि अब घर पे रहकर वो आईपीएल की यानी ये कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो चलिए चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर भी। और साथ ही हमारे साथ बेहद दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस समय। सबा करीम इस समय अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबा भाई, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि दिल्ली टीम के जो फॉरेन प्लेयर्स थे क्या वो जा चुके हैं, और जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं वो कब तक अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे? देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन कंटिंजेंट है वो कल शाम यहाँ से रवानगी हो गई है उनकी। वो सारे खिलाड़ी जो है इस समय मालदीव्स पहुंच चुके हैं। वहाँ पे 14 दिन उनको रहना होगा। मालदीव्स चूंकि ओपन कंट्री है, वहाँ पर क्वारंटीन की जरूरत है नहीं। और वहां से जब वो फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया एंटर करने के बाद उनको वहाँ पे 14 डेज का क्वारंटीन है। उसके बाद ही वो अपने अपने घर जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो 1 या 2 प्लेयर्स हैं, उनकी भी फ्लाइट आई थिंक कल रात की थी, आज सुबह की थी, वो भी निकल गए होंगे। तो हर एक जो ओवरसीज खिलाड़ियों का इंतजाम हो गया है। जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, अब जैसे हम लोग शाम की चार्टर्ड फ्लाइट लेकर वापस दिल्ली आ रहे हैं, 7 बजे की हमारी फ्लाइट है। तो इंतजाम सारा कुछ हो गया है। कई सारे जो मुंबई के खिलाड़ी हैं वो कल सुबह ही यहाँ से निकल गए थे बस से। तो इंतजाम तो कम से कम जाने का बहुत ही अच्छा हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की जो फ्रेंचाइज है उनमें से हम सभी लोगों का 2-2 बार आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। दोनों नेगेटिव रिजल्ट्स आने के बाद ही यहाँ से सारे खिलाड़ी निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। राजकुमार जी, विराट से आपकी बात हुई? क्या विराट भी पहुंच चुके हैं मुंबई? उनकी टीम भी अब अलग अलग जहां पे जिन खिलाड़ियों को जाना था वो जा चुके हैं? बिल्कुल, वो अपने घर पहुंच चुके हैं। कल सुबह ही पहुंच गए थे राजीव वो, और वो तो बहुत जल्दी में रहते हैं अपने घर जाने के हमेशा, और चाहते हैं कि सभी उनके प्लेयर्स भी जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे और सेफ रहें, क्योंकि फैमिली के साथ रहना उनकी प्रायोरिटी होती है हमेशा। काफी साल लंबे समय तक ये लोग टूर करते हैं तो अक्सर समय ढूंढते हैं कि अपने फैमिली के साथ कैसे वक्त गुजारा जाए, और ये तो एक डिफिकल्ट पीरियड है। इसमें सभी चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ रहें। तो विराट और उनके जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो सब तो पहुंच चुके हैं अपनी टीमों में, अपने घरों में। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं 29 मैचों की, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो तब आप पॉजिटिव चीजें वहां से कैसे निकाल कर लाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि 29 मैच जो खेले गए वहां पर बहुत सी ऐसी पॉजिटिव बातें हुई जो भारतीय क्रिकेट के लिए कम से कम एक अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत इसको माने जा सकते हैं। खासतौर से अगर हम बल्लेबाजी में बात करें, कई युवा खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में कुछ ऐसे चेहरे निकल कर सामने आए जिनसे हम बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। और सबब शुरुआत अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट से करें, एक तो मैन ऑफ द मैच ज्यादातर मैचों में 29 मैचों में भारतीय खिलाड़ी रहे। इसके अलावा अगर हम टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट पर नजर डाल रहे तो वहां पर फाफ डु प्लेसिस को हटा दे तो 4 भारतीय बल्लेबाज हैं, और उन 4 भारतीय बल्लेबाजों में 2 एक्सपीरियंस बैट्समैन है तो 2 हमारे युवा जनरेशन के बैट्समैन है। तो युवा जनरेशन से ही शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरह की बैटिंग पृथ्वी शॉ ने की है और वो दिल्ली कैपिटल से आते हैं, एक तरह से रिवाइवल उनके लिए माना जाए, संजीवनी देने का काम किया है इस आईपीएल ने। क्योंकि एक समय ऐसा था सेलेक्टर्स की गुड बुक से वो हट चुके थे ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद। क्या इस टूर्नामेंट ने उनको दोबारा से ऑक्सीजन दे दिया है कि वो सेलेक्टर्स की गुड बुक पे आ चुके होंगे? मुझे लगता है राजीव कि ये जो फेज 2 रहा है पृथ्वी शॉ का, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस को अप्रोच किया, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल के मैचेस में बल्लेबाजी की, जितनी मेहनत उन्होंने अपने
तकनीक पे की, अपने टेम्परामेंट में की, और बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोच आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, पृथ्वी शॉ के इंटरनेशनल मैचेस के डेटा अवेलेबल है, आईपीएल में पिछले साल उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की थी, बॉलर्स उनको कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर पिछली बार अगर आपको याद होगा आईपीएल सीजन में, तो वो शॉर्ट बॉल पर पेस बॉलर्स पर वो आउट हो जा रहे थे। शॉर्ट बॉल जो उनके राइट शोल्डर को के तरफ डायरेक्टेड है, वो उसको हुक करने की कोशिश में वो आउट हो जा रहे थे। तो ये सारा डेटा अवेलेबल रहता है हर एक डेटा एनालिस्ट के पास, और वो कोच को प्रोवाइड किया जाता है। अब ये निर्भर करता है कि कोच किस प्रकार से ये सारी बातें कम्युनिकेट कर रहा है प्लेयर को, और वो प्लेयर जो है उस पर किस तरह से मेहनत कर रहा है। तो इस बार आपने देखा होगा थोड़ा उन्होंने स्टांस अपना और ओपन कर लिया ताकि वो शॉर्ट डिलीवरी को आसानी से खेल सके, और इस बार एक बार भी वो शॉर्ट डिलीवरी पर आउट हुए नहीं है। इसका मतलब यही था कि बहुत जल्दी वो लेंथ को पिक कर रहे थे, उनकी पोजीशन अच्छी थी और आसानी से वो हुक और पुल शॉट लगा रहे थे। तो ये जो निरंतर अपने खेल पर सुधार लाना, जो गलतियां हैं उसको दूर करना, मानसिक रूप से अपने आप को और स्ट्रांग बनाना, ये चीजें इस बार पृथ्वी शॉ के बल्लेबाजी में, उनके टेम्परामेंट में नजर आई है। और मुझे तो ये भी लगता है, जब मेरी भेंट हुई पृथ्वी शॉ से, मुझे लगा है कि एक फिटनेस पर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। जितना एरिया वो ग्राउंड में कवर कर रहे थे, वो स्वीपर कवर में फील्डिंग कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें दिखला रही थी कि इस बार उनमें जोश कुछ अलग प्रकार का था। और उन्होंने ये मन बना लिया है कि उनकी अगर वापसी होनी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो फिर यही रास्ता है वापस जाने का। ढेर सारे रन बनाइए डोमेस्टिक क्रिकेट में, ढेर सारे रन बनाइए आईपीएल में, उसके बाद ही वो वापस दरवाजा खटखटा सकते हैं भारतीय टीम का। राजकुमार जी, एक जो इस आईपीएल सीजन 14 में पृथ्वी शॉ से चर्चा की शुरुआत हमने इसलिए की है क्योंकि इस टूर्नामेंट में कोई अगर ऑन द राइज सबसे अच्छे ड्राइव्स मारते नजर आया तो वो पृथ्वी शॉ थे। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स बैटिंग कर रहे थे, बट पृथ्वी शॉ अलग खड़े नजर आ रहे थे, बिकॉज कि उन्होंने खराब विकेटों में भी ऑन द राइज इतना अच्छा टाइम किया अपने शॉट्स को। 308 रन उन्होंने बनाए हैं 8 मैचों में, जो ये दर्शाता है एक तो कंसिस्टेंट तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक 100 बनाया फिर उसके बाद 6 मैचों में रन नहीं बनाया। तो ये एक दो जो ऑन द राइज वो शॉट्स उन्होंने खेले हैं, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करें। और एक ओवर में जो 6 चौके उन्होंने लगाए, वो क्रिकेट हिस्ट्री के T20 क्रिकेट हिस्ट्री के पहले से ओपनिंग बैट्समैन बन गए जिन्होंने पहले ही ओवर में 6 चौके लगा दिए। जी, बहुत ही फियरलेस क्रिकेट खेली है, और जैसा कि साबा ने कहा कि उन्होंने अपनी टेक्निक पर काफी काम किया है और मेहनत की है, तो वो मेहनत का नतीजा दिखाई भी दे रहा था। वो भले ही आप विजय हजारे ट्रॉफी देखें या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखें, वहां से जो उनको मोमेंटम मिला, तो उसके बाद उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा है। सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी टेक्निक है उनकी और बहुत अपराइट खेलते हैं वो। थोड़ी शॉर्ट हाइट के हैं तो ऑन द राइज खेलना उनके लिए थोड़ा आसान होता है राजीव, क्योंकि बॉल उनको मिलता है और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने वो शॉट्स खेले। विकेट्स का बहुत अच्छा उन्हें आइडिया था क्योंकि कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे थे वो। तो मुंबई की विकेट्स पे वो भली बात ही जानते हैं कि बॉल थोड़ा बाउंस होता है, और फॉर्चुनेटली उनके लिए अब दिल्ली का विकेट भी बहुत अच्छा हो गया जहाँ पे बाउंस अच्छा था और आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस बाउंस को। तो उसी के मद्देनजर बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की और फियरलेस क्रिकेट खेला, और सभी जानते हैं कि बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, इसीलिए इतनी शॉर्ट एज में उनको भारतीय टीम में लाया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो टीम से बाहर हो गए थे क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा अपनी फॉर्म और अपना टेम्परामेंट पा लिया है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो अपनी जगह जरूर पक्की कर पाएंगे। समय में क्योंकि ऑन द राइज शॉट्स की बात कर रहा था, और ये जो जहाँ पे डबल स्पेस्ड विकेटें हैं या जहाँ पे डबल बाउंस है यानी दोहरी उछाल है, वहां पे इजी नहीं होता खेलना। कैसे आप पृथ्वी शॉ की टेक्निक को डिस्क्राइब करेंगे, उनकी ग्रिप को कैसे आप बताएंगे जो हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप ग्रिप कैसे करते हैं बैट को ऑन द राइज खेलने के लिए। और दूसरा जो अप्रोच था, जिस तरह से उन्होंने इनकमिंग डिलीवरीज के खिलाफ मिड विकेट या स्क्वायर लेग पे खेलने की जगह उन्होंने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे खेलने की कोशिश की उस बीच में, क्या ये एक बड़ा चेंज था उनकी बैटिंग में जिसकी वजह से बहुत सक्सेसफुल रहे जो 29 मैच खेले गए अभी तक? हाँ राजीव, ऑन द राइज खेलना उतना आसान होता नहीं है। ऑन द राइज निर्भर करता है आपके बैट स्पीड और इम्पैक्ट पे, कि आपकी जो बैकलिफ्ट है वहां से जो बल्ला नीचे आ रहा है उसकी स्पीड क्या है, और आप कब कनेक्ट कर रहे हैं बॉल के साथ। जब आप अपने सर के नीचे, आंखों के नीचे कनेक्ट कर रहे हैं, तभी आपकी टाइमिंग नजर आएगी, जो कि पृथ्वी शॉ के बल्लेबाजी में देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज पृथ्वी शॉ के साथ यह है कि उनकी जो बैकलिफ्ट है, हाई बैकलिफ्ट है, घूम के बल्ला आता है,
पर अच्छी बात ब्रायन लारा की याद दिलाते हैं, ऐसे लगता है कभी कभी जी। जब बल्ला नीचे आता है पर तो उनका सीधा आ रहा है, ये एक परेशानी हो रही थी उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, कि जब उनका बल्ला नीचे आ रहा था तो एक एंगल पर आ रहा था, वो एक गैप बन जा रहा था, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। दूसरा एडवांटेज ये होता है, जिस खिलाड़ी का बैकलिफ्ट बहुत बड़ा हो उसके पास एडवांटेज होता है कि वो विकेट के हिसाब से अपने बैट स्पीड बदल सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप ब्रायन लारा की बल्लेबाजी देखेंगे तो उनका बैट ऊपर से आता था, पर जैसे ही बॉल को मीट कर रहे हैं, अगर विकेट स्लो है तो आसानी से बॉल को वो बैट स्पीड को एडजस्ट कर लेते थे। इसीलिए ब्रायन लारा बहुत ही शानदार प्लेयर थे और स्पिनर्स के लिए भी, और टर्निंग ट्रैक पे भी उतनी अच्छी बैटिंग करते थे। तो कुछ वही यहाँ पर बल्लेबाजी में पृथ्वी शॉ के लिए भी नजर आ रहा है। तो अगर आपकी बैकलिफ्ट बहुत ज्यादा ऊंची है, हाई बैकलिफ्ट से अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप बैट स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर विकेट अच्छा है, बॉल सीधे बल्ले पर आ रही है, तो उसी स्पीड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बॉल थोड़ी फंस कर आ रही है तो फिर आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, पर आपको मोमेंटम मिलता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि धीमी विकेटों पे भी वो ऑन द राइज खेल सकते हैं, क्योंकि उनके बैकलिफ्ट से मोमेंटम इतना ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पृथ्वी शॉ के साथ। अब मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा उन्होंने स्टांस अपना ओपन कर लिया है, इसीलिए जो ऑन साइड में स्क्वायर विकेट खेलते थे या फिर फाइन खेलने की कोशिश करते थे, वो बल्ला सीधा चलता है। और मिड ऑन या लॉग ऑन की तरफ उन्होंने इस आईपीएल में कई सारे शॉट्स लगाए, ओवर बाउंड्री भी लगाए, और फिर ऑन ड्राइव भी चौके के लिए भी उन्होंने शॉट्स लगाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर मुझे इस बार पृथ्वी शॉ के बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। राजीव, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा उनकी टेक्निक में, कि उनका बैकलिफ्ट तो बहुत हाई है, लेकिन अभी जो उनका डाउन स्विंग हुआ है, जो बैट नीचे आता है, वो काफी सीधा आ रहा है। अर्लियर वो गली से आ रहा था तो बैट का एक एंगल बंद हो जा रहा था और इनकमिंग डिलीवरीज पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट्स खेल रहे थे। लेकिन अभी डाउन स्विंग क्योंकि सीधा आ रहा है तो वो काफी मिड ऑन की तरफ खेल रहे हैं, और आउट होने के चांसेस भी उनके कम हो गए हैं, और पूरा फेस दिखा रहे हैं वो बॉल को। तो वो एक एडवांटेज हो गया पृथ्वी शॉ को। आईपीएल सीजन 14 का दूसरा पॉजिटिव था देवेंद्र पट्टिकल की बल्लेबाजी। राशिमा जी, जिस अंदाज में उन्होंने शतक लगाया, जिस अप्रोच के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, और कप्तान के साथ ओपन करना अपने आप में एक बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट रहा होगा उनके लिए। कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट उन्होंने डाला आईपीएल सीजन 14 में? जब ये टूर्नामेंट स्थगित हुआ तब तक तो एक ब्राइट स्टार के तौर पे उनको देखा जाने लगा था। देखिए, देवदत्त पहले कोरोना से पीड़ित हो गए थे, तो ऐसा लगा था कि क्या शायद कमबैक कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बहुत टैलेंटेड यंगस्टर हैं वो, और काफी अच्छे स्टूडेंट हैं गेम के, जो उन्हें बताया गया। जैसे मेरी बात भी होती थी विराट से, तो जो उनको बताया जाता है कि आपकी ये गलतियां हैं। अगर आपने पहले देखा होगा कुछ मैचेस में वो फ्लिक मार के स्क्वायर लेग वगैरह में आउट हो जा रहे थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बॉडी वेट थोड़ा उनका आगे गिर जा रहा था ऑस्टम की तरफ। तो वहां पर उन्होंने अपने हेड को कंट्रोल किया और बहुत कोशिश की। जिस तरह हम पृथ्वी शॉ की बात कर रहे हैं कि अब वो कोशिश कर रहे थे कि वो मिड ऑन और मिड विकेट में खेलें, स्क्वायर लेग में ना खेलें। तो उसी के मद्देनजर एक बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली और दिखाया कि उनमें क्या मादा है, और मुझे लगता है कि वो भी एक फ्यूचर है। तो एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हो गया है। अब मयंक अग्रवाल है, केएल राहुल है, देवदत्त पट्टिकल है, पृथ्वी शॉ है, तो ये सभी बल्लेबाज बहुत शानदार फॉर्म में हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए राजीव की हमारे जो ओल्ड गन गब्बर हैं, वो बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना दावा पूरी तरह से पेश किया हुआ है कि वो भी इस टीम में अपनी जगह बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो एक बहुत हेल्दी कंपटीशन है, और देवदत्त पट्टिकल उसमें एक बहुत ऊपर मैं रखूंगा उनका नाम, क्योंकि बहुत एक एलिगेंट है, बहुत अच्छा टेक्निक है उनका, और उतना ही अच्छा उनका टेम्परामेंट है। सभा भाई, जो बात राजकुमार सर ने कही, उसी को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, ऐसा लग रहा है आईपीएल सीजन 14 के जो 29 मैच हुए हैं, उसमें एक चीज निकलकर कॉमन आई है कि ओपनर्स ने भारतीय टीम तक पहुंचने की लड़ाई को बहुत बड़ा कर दिया है। क्योंकि दो ओपनर्स पे तो हम बात कर चुके हैं, पृथ्वी शॉ और देवेंद्र पट्टिकल। अब मैं जो तीन ओपनर्स की बात करूंगा, उन सभी ने इस सीजन 14 में इम्पैक्ट डाला। वो चाहे हम बात करें मयंक अग्रवाल की, या हम के राहुल की बात कर लें, या शिखर धवन की बात कर लें। कैसे आप देख रहे हैं ये जो पूल है, और खासतौर से मयंक अग्रवाल की बात करें, वो भी पृथ्वी शॉ वाली कैटेगरी में थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे से उनको भी हटाया गया टीम से, वो आके उन्होंने काम किया अपनी बैटिंग पे, और जो बैटिंग उन्होंने 99 रनों की पारी खेली, वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी इस सीजन 14 की।
राजीव, मुझे तो लगता है कि एक अगर ओपनर्स की टीम बनाई जाए तो वही टीम खेल सकती है इंडिया के लिए। जी। शानदार प्रदर्शन रहा है अपने रेगुलर ओपनर्स का भी, नए खिलाड़ियों का भी। एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, एक दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने उतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया, जो एक्सपेक्टेशंस थे उनसे उसके मुताबिक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। पर मयंक के बारे में बात किया आपने, मयंक हो गए, केएल राहुल हो गए, शिखर धवन हो गए। तो इस समय जो मुकाबला है, जो कंपटीशन है, बहुत ज्यादा हेल्दी हो रहा है और कई सारे चॉइसेस हैं हमारे पास। इसीलिए हमने देखा ये भी है कि जो भारतीय टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मजबूत होती जा रही है। और हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे ओपनिंग बल्लेबाज हो, मिडिल ऑर्डर हो, पेस बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, और ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के लिए भी और चयनकर्ताओं के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोगों ने देखा था कि एक खिलाड़ी इंजर्ड हो रहा है या उसका बाहर कर रहे हैं, उसकी जगह पे जो भी खिलाड़ी आ रहा है वो बेहतरीन प्रदर्शन कर दे रहा है। तो ये अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं इस समय थोड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को, और इसीलिए जो प्रदर्शन रहा है एक्सपीरियंस प्लेयर्स का वो और भी अच्छा होता जा रहा है। शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, इन सब लोगों को लगता है कि ये जो नए पीढ़ी के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो ओपनर्स आ रहे हैं, वो इनको अब पुश कर रहे हैं। इसीलिए इनको अपना गेम और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा और ढेर सारे रन बनाने होंगे टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। तो ये फेज जो है मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। और जो दबदबा इस बार देखने को मिला है आईपीएल में, ये दर्शाता है कि जो दबदबा जो है भारतीय खिलाड़ियों का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है इस समय। ये बहुत ही बड़ी कॉम्पिटिटिव लीग है, ये सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव लीग है ये आईपीएल। इसमें अगर हमारे प्लेयर्स, हमारे युवा प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कितना ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। और दबदबा की बात जो सभा ने की, राजकुमार जी, उस दबदबा को मैं थोड़ा आंकड़ों के जरिए अगर आपको बताऊं, टॉप 5 बैट्समैनों में टॉप 2 बैट्समैन इंडियन रहे, जिसमें शिखर धवन ने सबसे ज्यादा रन बनाए 380, सेकंड नंबर पे रहे के राहुल जिन्होंने 330 रन बनाए। फिर चौके और छक्के लगाने की बात करें, वहां पर भी के राहुल नंबर 1 पे थे, उन्होंने 16 छक्के लगाए और 43 चौके लगाए शिखर धवन ने, जो 29 मैचेस खत्म हुए जहां पे ये अपनी अपनी टीमों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और शतक लगाने के अगर हम बात करें, वहां भी 2 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक लगाया। जॉस बटलर ने एक शतक जरूर लगाया, इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर उनके नाम पे रहा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सभा कह रहे हैं, दबदबा वाकई नजर आया इस सीजन 14 में। और ये बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है आईपीएल हिस्ट्री में कि टॉप 5 जो हमारे जो बल्लेबाजों में 4 बल्लेबाज हों या चौके और छक्के लगाने की बात करें, जहाँ पे क्रिस गेल, निकोलस पुरन, हेटमायर की लोग बात करते थे, आंद्रे रसेल की बात करते थे, लेकिन सडनली आप लिस्ट पे नजर डालें तो के राहुल और शिखर धवन का नाम नजर आता है। जी बिल्कुल राजीव, ये बहुत खुशी की बात है कि भारतीय बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया है, भले आप रन स्कोरिंग में देखें या चौके छक्के मारने में। तो ये एक अच्छी न्यूज है और ये ग्रेजुअली होना था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये इंडियन प्रीमियर लीग है और इसका एडवांटेज भारतीय खिलाड़ियों को होना था। तो ये ग्रेजुअली ऐसा होना था। पहले देखा जाता था कि क्रिस गेल या एबी डिविलियर्स, ये लोग बड़े लंबे छक्के मारते हैं, बट अब उनके साथ खेल खेल के हमारे यंगस्टर्स ग्रूम हो गए हैं, नर्चर हो गया है उनका टैलेंट, और अब उनमें भी वो कॉन्फिडेंस है कि हम भी वो कर सकते हैं जो ये इतने बड़े सुपरस्टार्स करते थे। और उसी का नतीजा है कि अब आप देखिए इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं शिखर धवन या केएल राहुल, जो दोनों प्रूवन प्लेयर हैं, लेकिन बावजूद उनके जिस तरह पृथ्वी शॉ या पाडिक्कल या मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत हार्टनिंग न्यूज है। थोड़ा सा अफसोस इस बार शुभमन गिल को लेकर रहा है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत आशाएं थी उनसे, लेकिन यंगस्टर हैं, मुझे पूरी आशा है कि मेहनत करेंगे और वो भी जरूर अपनी वापसी करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो गई है और जो कि यंगस्टर पुश करेंगे सीनियर प्लेयर्स को अच्छा करने के लिए। सभा, कुछ नए चेहरों पे बात करें उससे पहले एक चेहरे पे बात करना बहुत जरूरी है और वो है संजू सैमसन। हर सीजन की तरह इस सीजन भी उन्होंने धमाके के साथ शुरुआत की और ये दिखाया कि उनसे उनके पास जो पोटेंशियल है वो बाकी के बल्लेबाजों के पास नहीं है। फिर कैसे आप देख रहे हैं ये जो सीजन बीच में स्थगित हुआ, संजू सैमसन दोबारा से टच में आए थे कि वापस ये टूर्नामेंट अब पोस्टपोन हो गया, कैसे आप देख रहे हैं उनके दावे को या उनकी बल्लेबाजी को इस सीजन में कैसे देख रहे हैं? राजीव, मुझे ये लगता है कि थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी संजू सैमसन के अप्रोच में, उनके बल्लेबाजी में इस बार देखने को मिली है। कप्तानी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर दी गई है उससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा फर्क पड़ा है। शुरुआत उन्होंने बेहतरीन तरीके से की, वो शतक लगाया। उसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने 40s में कुछ रन बनाए, 48 कहीं बनाया, कहीं 44 बनाया।
अब 7 या 8 पारियों में उन्होंने कम से कम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, और ये मुझे लगता है कि पहली बार है कि आईपीएल सीजन में उनकी बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत निखार देखने को मिल रहा है। जनरली पूरे के पूरे सीजन में वो एक अच्छी पारी खेलती थे, उसके बाद उनका जो रन रेट है या फिर जो एवरेज है बहुत ज्यादा नीचे चला जाता था। तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन एक साल पहले तक नंबर 1 प्लेयर थे वो T20 के, सब लोग उन्हीं के बारे में बात करते थे, पर वो रन हुआ नहीं, उनको बहुत जल्दी बाहर कर दिया। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि खिलाड़ी को बिल्ड होने में, खिलाड़ी को बनाने में, खिलाड़ी को खुद बनने में थोड़ा समय लगता है। अब भारत में प्रॉब्लम ये हो रही है राजीव, की प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, इतने सारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट या फिर चयनकर्ता भी बहुत जल्दी चेंजेस कर देते हैं। मुझे लगता है कि संजू सैमसन में अगर हम सभी युवा पीढ़ी में देखेंगे तो वो नंबर 1 खिलाड़ी है। जितना एफर्टलेस उनकी बल्लेबाजी रहती है, जो टाइमिंग के साथ वो बैटिंग करते हैं, जिस प्रकार के बड़े बड़े शॉट्स वो लगा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम संजू सैमसन जैसे प्लेयर को शानदार तरीके से उनको हम ट्रीट करें, उनको थोड़ा बहुत जगह दें, थोड़ा स्पेस दें, तभी वो खिलाड़ी। मुझे तो लगता है कि संजू सैमसन मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, अगर उनको ठीक तरह से ट्रीट किया जाए तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर एक फॉर्मेट खेल सकता है। समय बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी बात करें उससे पहले एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, जैसे आपने कहा दबदबे की बात की कि इंडियन प्लेयर्स का दबदबा रहा, फिर हमने सबके जो स्कोरिंग का पैटर्न देखा वो बड़ा जबरदस्त रहा। चौके लगाने में शिखर धवन आगे, तो के राहुल छक्के लगाने में आगे, शतक लगाने में भी 2 युवा भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर सामने आए। लेकिन जो इन सब का अगर हम कंक्लूजन निकालें वो ये है कि हमारे बल्लेबाज जो स्ट्राइक रेट है उसकी अहमियत को शायद समझ चुके हैं पिछले 2-3 सालों में, और ये एक बड़ा फर्क नजर आया इस आईपीएल सीजन 14 में, और इसीलिए आपको लगता है कि डोमिनेटिंग जो क्रिकेट है वो इंडियन बैट्समैन ज्यादा खेल पाए। हाँ राजी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है यहाँ पे, और इसका फायदा भारत को वर्ल्ड कप T20 में भी मिलेगा। भारत में की जो T20 की जो टीम है उसमें जो अगर आप टॉप 2 और 3 को देख ले तो उनका स्ट्राइक रेट 125-130 का रहता है। अब पर इस बार आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है कि हर एक आईपीएल की टीम के जो कोच है उन्होंने इसी पर मेहनत की है कि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो कम से कम 140 से ऊपर का होना चाहिए, और जैसे जैसे आप समय बिता रहे हैं विकेट के ऊपर और ज्यादा आपको स्ट्राइक रेट में प्रोग्रेस होना चाहिए। तो जो ब्लॉक्स है T20 में बैटिंग का, उसमें अब निरंतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 6 ओवर का पावर प्ले है, उसके बाद आप 4 या 5 ओवर के ब्लॉक को देखें, फिर आप 4 ओवर के ब्लॉक को देखें, और फिर आप अंत के 4 ओवर के डेथ ओवर के ब्लॉक को देखें। तो बहुत जरूरी है कि पावर प्ले खत्म होने के बाद भी जो स्ट्राइक रेट है उसको आप ऊपर ही बढ़ा के रखें। जो मोमेंटम आपको मिला है पहले 6 ओवर में उसको नीचे करना नहीं है, कि सबसे आसान रहता है बॉलर्स को बॉलिंग करना कब, वो 7वें और 8वें ओवर में। तो ये मौका हम बॉलर्स को क्यों दें? तो वो जो 7वां और 8वां ओवर है, अगर आप उसी मोमेंटम के साथ जो आप जिस मोमेंटम से आपने पावर प्ले में बल्लेबाजी की है उसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्राइक रेट भी ऊपर होता जाएगा। तो इन सब बारीकियों पर इस बार मेहनत की है भारतीय बल्लेबाजों ने, और इसी का नतीजा है कि हर एक प्लेयर का जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से ऊपर का चला गया है। बिल्कुल, और राजकुमार जी जैसे सभा स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, गेंदबाजों का स्ट्राइक रेट भी बहुत सुधरा है इस आईपीएल सीजन 14 में। हर्षल पटेल सबसे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब रहे, दूसरे नंबर पर आवेश खान रहे जिन्होंने 14 विकेट लिए, और चौथे नंबर पर राहुल चहर का नाम है 11 विकेटों के साथ। यानी कि टॉप 5 बल्लेबाजों में 4 जो बल्लेबाज भारतीय, टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो वहां पर भी 3 भारतीय गेंदबाज हमें नजर आ रहे हैं। और ये वाकई दर्शाता है कि ना सिर्फ बैटिंग के स्ट्राइक रेट में, बॉलिंग के स्ट्राइक रेट में भी बहुत काम किया गया, और सही गेंदबाजों को सही जगह पे कप्तानों ने यूज किया। बिल्कुल राजीव, मैं आवेश खान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप में उनको जगह मिली और उन्होंने अपनी जगह सीमेंट की दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। बहुत शानदार गेंदबाज हैं और अच्छी स्पीड से अच्छे एरियाज में उन्होंने गेंदबाजी की, इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं और अच्छे बाउंसर्स उनके देखने को मिले। तो वो एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। और जहां तक हर्षल पटेल की बात करें तो उनको एक रोल दिया गया था कि आपने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करनी है, क्योंकि वो एक वीक लिंक था आरसीबी का, और उन्होंने उसे भली भांति निभाया। लास्ट के 1-2 मैचेस में जरूर उनको मार पड़ी, लेकिन अदरवाइज उन्होंने बहुत अच्छे से पहले 2 मैचेस आरसीबी को जिताए, 3-3, 4-4 विकेटें लेकर डेथ ओवर्स में। तो कहीं ना कहीं अब उनको रोल जो डिफाइन किया गया, तो ये यंगस्टर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और उस रोल को के लिए मेहनत करते हैं, और एबिलिटी हमने देखा ही है कि इन सब में बहुत ज्यादा है। और आवेश खान तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे, एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में। तो एक अच्छी खबर है कि भारत के पास अब ऐसे फास्ट बॉलर्स का भी एक दोबारा से पूल आ रहा है जो कि कंसिस्टेंटली 140 प्लस डालते हैं, और ऐसे हमारे पास यंगस्टर कम से कम 5-6 हैं।
तो ये एक हार्टनिंग न्यूज है भारतीय क्रिकेट के लिए। सबा, जिस तरह की गेंदबाजी आवेश खान की जो चर्चा कर रहे हैं राजकुमार जी, एक तो उनका जो बॉलिंग एक्शन है थोड़ा मुझे लग रहा है जो चेस्ट ओपन डालते हैं कैरेबियन फास्ट बॉलर्स की याद दिलाते हैं अपने बॉलिंग एक्शन से, और बहुत स्मार्ट हैं वो अपने गेंदबाजी को लेके। कैसे आप देख रहे हैं, जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट नजर आए इस आईपीएल सीजन 14 के सबसे ब्राइट स्टार के तौर पे उनको प्रेजेंट किया है राजकुमार जी ने, कैसे देखते हैं आप उनकी गेंदबाजी को? सबसे बड़ी बात है कि वो निरंतरता उनकी गेंदबाजी में देखने को मिल रही है, वो वन मैच वंडर नहीं है जी। अच्छी बात यह है कि दिल्ली टीम की जो मैनेजमेंट है उन्होंने उनको बैक किया है। पिछले सीजन भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि इस साल उनको मौका मिलेगा, तो पहले मैच से ही उन पर वो भरोसा दिखाया गया है और उसी का लाभ इस समय आवेश खान को मिल रहा है। अच्छी बात आवेश के साथ ये भी है कि उनको एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव है, उसके साथ साथ वो नेशनल टीम के साथ जुड़े हुए थे एक सब्स्टिट्यूट बॉलर के रूप में, एक नेट बॉलर के रूप में, तो वहां से भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जिस तरह का उनका सेमी फ्रंट ऑन एक्शन है उसका फायदा मिलता है। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, वो एडवांटेज रहता है एक्स्ट्रा बाउंस का। उसके साथ साथ कटर्स अच्छा डाल लेते हैं। तो जिस तरह का विकेट मिला है इस बार आईपीएल में, धीमा विकेट भी है, तेज विकेट भी है, सभी कंडीशंस में उनकी गेंदबाजी, उनके पास ऐसे इंटेलिजेंस है कि वो हर एक तरह की कंडीशंस में, हर एक प्रकार के ट्रैक्स में वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रहा है कि मैंने स्टैट्स भी उनको देखा है कि हर एक खिलाड़ी को कहाँ पे किस एरिया में बॉल डालना है, वो इनका एग्जीक्यूशन बड़ा अच्छा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है इस बार आवेश को। बिल्कुल। राजकुमार जी, स्पिन डिपार्टमेंट पे भी थोड़ी बात कर ले। राहुल चहर ने 11 विकेट लिए, लेकिन चहल थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए। हरप्रीत बरार ने जिस तरह की गेंदबाजी की 2 मैचों में, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक लंबे अरसे से हम देख रहे थे। अक्षर पटेल ने कोरोना के बाद बहुत अच्छी वापसी की। स्पिनर्स के प्रदर्शन को कैसे आप देखते हैं अब जो मैचेस खत्म हुए स्थगित होने के पहले तक? देखिए, उनका प्रदर्शन मैं कहूँगा एवरेज ही रहा है राजीव, बहुत अच्छा नहीं रहा भारतीय स्पिनर्स का प्रदर्शन, और मुझे उनसे ज्यादा उम्मीदें थी इस प्रदर्शन से। और जहां तक हरप्रीत बरार की बात है, तो वो एक नए लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और उन्होंने सरप्राइज किया है सभी को। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और जिस तरह अभी वो मैच्योर होंगे और जिस तरह उनको ग्रूम किया जाएगा, तो एक अच्छा वो प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाई आर्म उनका बॉलिंग एक्शन है, अच्छा स्पिन करते हैं और अभी वो डर नहीं रहे हैं फ्लाइट करने से। तो आगे जब मार पड़ती है तब स्पिनर थोड़ा सा चोरी करने लगता है, तो वहां पर देखना होगा कि वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं, किस तरह के गेंदबाज बनते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं अक्सर यंगस्टर जो भी टीम में आते हैं बड़े अच्छे से फ्लाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनकी पिटाई होने लगती है तो फिर वो थोड़ा सा राउंड आर्म हो जाता है। तो वहां पर अभी सीखने की बारी है, लेकिन एक सरप्राइज पैकेज था और उन्होंने सबको सरप्राइज किया और बेहतरीन विकेटें ली हैं, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और जहां तक चहल की बात है, मुझे भी थोड़ा सा उनसे ज्यादा आशाएं थी कि वो इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो एक चालाक गेंदबाज है और जरूर वापसी करेगा। सभा, बहुत संक्षेप में क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि स्पिनर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए इस आईपीएल सीजन 14 में, इत्तेफाक रखते हैं आप राजकुमार सर की बात से? हाँ, थोड़ा और अच्छी गेंदबाजी होनी चाहिए थी, खास करके जिस तरह के विकेट्स मिले हैं। चेन्नई में मैचेस हुआ है, मुंबई में भी बॉल कई बार फंस कर आई है। दिल्ली को अगर आप हटा दें, अहमदाबाद का विकेट भी सूट किया है स्पिनर्स को। पर दूसरी बात ये भी है राजीव के कई सारी टीमों ने सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया है। अब पंजाब किंग्स ने अंत में लाके हरप्रीत बरार को खिलाया और उनके पास रवि बिश्नोई को खिलाया, नहीं तो उसके पहले खिला नहीं रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की वही हालत है। अब राहुल तेवतिया को आप रेगुलर स्पिनर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास स्पिनर है, उनको खिलाया नहीं। दिल्ली कैपिटल्स ने, हालांकि अक्षर पटेल जब फिट होकर आए तब उनको खिलाया गया। ये अमित मिश्रा ने अच्छी गेंदबाजी की, फिर उसके बाद आर अश्विन थे। जो स्पिनर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से गेंदबाजी ठीक ठाक की है, पर हाँ, और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक और बात है राजीव, मुझे लगता है कि इतने सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहे हैं, नेशनल टीम में एंट्री के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन खिलाड़ियों को कम से कम 2 साल देखें आईपीएल सीजन में, और उसके साथ साथ उनका डोमेस्टिक भी देखें, वहां पर किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप उनकी एंट्री होनी चाहिए। ये इतनी ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए खिलाड़ियों को नेशनल टीम में घुसाने की, क्योंकि जगह नहीं है आपके पास वहां पर। अगर आप बहुत जल्दी करेंगे तो फिर अंदर जो टीम बनी हुई है आपकी, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगी। जी,
चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट भारतीय हमारे खिलाड़ियों ने खेली इस आईपीएल सीजन 14 में, अगर ये टूर्नामेंट पूरा होता समय से तो शायद हमें कई सुपरस्टार्स भी और कई युवा सुपरस्टार्स देखने को मिलते, लेकिन अफसोस कोरोना संकट की वजह से ये टूर्नामेंट पूरा नहीं हो पाया। उम्मीद की जा रही है कि शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद जो एक विंडो बच रही है वहां पे बाकी 31 मैच कराए जाएं और उन 31 मैचों के लिए हमारे युवा क्रिकेटर्स कितनी तैयारी करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और साथ ही अगर हम बात करें जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बड़ा इम्पैक्ट डाला और कुल मिलाकर आईपीएल सीजन 14 के 29 मैचों की अगर हम समरी पर नजर डालें या उसको विश्लेषण करें तो एक बात तो निकलकर सामने आएगी कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से छाए रहे 29 मैचों में। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका और राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खेल नीति से जुड़ने के लिए आप रोज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्रिकेट के अलग अलग टॉपिक्स पे जो बारीकियां हैं क्रिकेट की वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आईवीएम पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पर और आईवीएम पॉडकास्ट के फेसबुक पेज पर। साथ ही आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर। साथ ही गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या आईवीएम पॉडकास्ट के अन्य प्लेटफॉर्म पे आप खेल नीति के हर एपिसोड को बहुत आराम से सुन सकते हैं। क्रिकेट की तमाम बारीकियों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, Cied, TheWholeTruthFoods.com, and PayPal. We really appreciate your support. So this week on Cyrus Says, Cyrus had some interesting guests. Kayos Irani was on to talk about his new Netflix film, and Mayur Tekchandani has made a new coffee table book about the city of Mumbai, which he came to discuss on the show. On the Wire Talk, Siddharth Bhatia was joined by Dr. Ali Khan Mahmoodabad to talk about the Muslim community's issues during these thorny times. On The Habit Coach, Ashton Doctor is joined by Sonia Jas to talk about the importance of fitness and why this is a great time to begin a journey to good health. The Simplified Gang has reunited and they discuss the hue and cry around the European Super League that was eventually just dropped after 2 days. On Shunya One, Sheila and I are talking to Gurubhat from PayPal India. We talk about fintech, the future of digital payments, and a whole lot more. Really deep and interesting conversation about PayPal, its plans in India, and what kind of hiring they're looking to do. On The Millennial Athlete, Tanvi and Shlok were joined by sport and performance psychologist Dr. Shri Advani to talk about mental health for young sports stars. And I just want to again mention some of our cricket shows. You should definitely check out Edges and Sledges. And we also have a Hindi show called Khel Niti. Do check that out as well. And with that, we hope to see you again next week. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now. पेशे खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। Hi, I am Sadaf. And I'm Arshit. खाने का इतिहास, economics, policy, psychology, सब है मेन्यू पे। Only on the Nankari podcast every Wednesday, सिर्फ IVM podcast ऐप या वेबसाइट पर या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।